नमस्कार दोस्तों। आजकल कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है केरला में जिसको देख के तो लग रहा है कि सुनामी आ गई, पर यह सुनामी नहीं है। इसे कलक कदल कहते हैं। हाँ, आप पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे इसका नाम, पर मैं पूजा द्विवेदी आज आपके सारे सवालों का जवाब देने आई हूँ कि केरला में आखिर हो क्या रहा है और कलक कदल है क्या। सुनामी जैसा ही लगता है, पर न्यूज़ एंड फोकस में हमारा काम होगा इसे डीमिस्टिफाई करना, इसे एक प्रकार से ऐसे प्रेजेंट करना कि आपको आराम से समझ में आ जाए, साथ ही साथ आप इस पर एक अच्छा आंसर लिख भी सकें और अगर क्वेश्चन आए MPPSC में रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट वो भी आप बता सकें। तो कलक कदल कुछ ऐसी सिचुएशन दिखा रही है हमको। बहुत सारे घर हैं, 100 के ऊपर घर हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं कलक कदल के सिचुएशन से। यहाँ तटों पे एक सुनामी जैसा हमें स्थिति देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इन तटों पर खूब ओशन स्वेल हो रहा है। ओशन स्वेल समझते हैं? ओशन स्वेल उसको माना जाता है जब समुद्र की लहरें काफ़ी लंबी उठ खड़ी होती हैं, बिल्कुल सुनामी ही जैसा, पर एक इसमें बड़ा डिफरेंस है, वो भी आज हम जानेंगे। तो कलक कदल कहाँ कहाँ और किन क्षेत्रों को केरला के इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम भारत में बात करें तो ये दक्षिणी क्षेत्र को इम्पैक्ट कर रहा है, यानी सदर्न स्टेट्स आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय इट। अगर हम केरल की बात करें तो केरला में अलापुझा, साथ ही साथ कोल्लम एवं थिरुवनंतपुरम, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं केरला के जो हाईली इम्पैक्टेड है। ओशन स्वेल या स्वेल टाइड्स इन्हें हम कहते हैं, साथ ही साथ इन्हें हम कहते हैं कला। यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप वन टाइम में इसको रीड कर लीजिए। ये है कलक कदल। आप नाम पहली बार आप शायद सुन रहे होंगे, कुछ बच्चे शायद पहले भी सुन चुके होंगे। और ये सिर्फ केरल में नहीं, नॉट ओनली इन केरला बट लक्षद्वीप में भी काफ़ी इम्पैक्ट ला रहा है। अब कलक कदल होता क्या है, इस वर्ड का क्या मतलब है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको कुछ मान्यता मिली है कि नहीं कि ऐसा कोई वर्ड भी होता है, ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं कि कलक कदल होता क्या है। कलक कदल एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम ओशन स्वेल कहते हैं। ओशन स्वेल या टाइडल स्वेल कहते हैं इसको। इसका मतलब है जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफर हो जाती है किसमें, पानी में, इज ट्रांसफर टू ओशन। और जब इस तरह से ये ट्रांसफर होती है तो ये इम्पैक्ट करती है हाइट को, टाइड के, इम्पैक्ट्स द हाइट ऑफ द टाइड्स। और अभी जो कलक कदल में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि 11 मीटर लंबी हाइट में वेव्स केरला को परेशान कर रही हैं। तो जब भी एयर की जो एनर्जी होती है वो वाटर में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसकी वजह से वो ओशन टाइड्स बड़ी कर देता है और ऊंची कर देता है, और उसी फोर्स के साथ, उसी एयर की एनर्जी के साथ वो भारत के तटों पे आ रही हैं, उसे हम कहते हैं कलक कदल। ठीक है, इस नाम का मतलब क्या है? देखो, फिशरमैन जो होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की तटों पे कौन रहते हैं, फिशरमैन रहते हैं। ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया वी हैव आवर फिशरमैन। तो जो फिशरमैन होते हैं उन्होंने इसको ये नाम दिया है। ठीक है, तो ये मलयालम वर्ड है, क्योंकि वहाँ मलयाली बोली जाती है, तो ये मलयालम वर्ड है। ये चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है, जो कि 2 शब्दों से होके बनी है। पहला है कल्लन और दूसरा है कदल। अब इसका क्या मतलब है? कल्लन का मतलब है चोर, यानी कि थीफ, और कदल का मतलब होता है ओशियन। तो अगर हम कल्लन कदल इन दोनों को मिला देते हैं, जो कि एक मलयालम वर्ड है, वो बन जाता है चोर, जो कि समुद्र से आया है, यानी कि थीफ ऑफ द ओशन, थीफ ऑफ द ओशन। तो यही इसका, इस वर्ड का मतलब होता है, थीफ ऑफ द ओशन। ये एक मलयालम वर्ड है और ये ऐसा वैसा कोई वर्ड नहीं है। इसे 2012 में यूनेस्को ने भी हामी दी। यूनेस्को ने इसे 2012 में
एक्सेप्टेंस दे दी कि ऐसा भी कोई डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है, तो कलन कदल यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉज क्या होता है। देखो कॉज सिंपल सी एक बात यहाँ पे ये है कि जब भी एयर की कैपेसिटी कोई लो प्रेशर एरिया बनता है अगर, तो हमें ये समझ जाना चाहिए विंड जो होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती है। तो ये हमें पहली चीज़ तो जाननी है, ये विंड्स ट्रैवल फ्रॉम लो प्रेशर एरिया टू हाई प्रेशर एरिया, ये तो हम सबको पता होगा। ठीक, और जब वो हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं तो वो खूब सारी अपने साथ क्या लेके आती हैं, एनर्जी लेके आती हैं। तो एनर्जी व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू ओशन वाटर, इट कैन कॉज ओशन स्वेल या स्वेल टाइड्स, और यही कदक्कल को लेके आई हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कदक्कल की जो सिचुएशन है ये लोकल विंड्स ने करवाई होगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जान के आपको हैरानी होगी कि साउथ अटलांटिक ओशन में, बेटा साउथ अटलांटिक ओशन जो कि 10,000 किलोमीटर अवे है इंडिया की कोस्ट लाइन से, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से ये कदक्कल आया है। साउथ अटलांटिक ओशन में लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, इतना दूर लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ, और यही क्या लेके आया है, कदक्कल लेके आया है। और ये भारत से, इंडिया से 10,000 किलोमीटर्स अवे है, ये काफ़ी दूर है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कदक्कल जो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग टाइड्स हैं, ये लोकल इन्फ्लुएंस से नहीं आती हैं। ये काफ़ी अच्छा खासा जहाँ लो प्रेशर बन रहा होता है, कहीं साइक्लोन बन रहा होता है, उससे आई हैं। तो अभी का जो कदक्कल आया है ये इंडियन डिपार्टमेंट ने कहा है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ने भी कहा है और इनकॉइस्ट ने भी कहा है कि 10,000 किलोमीटर दूर साउथ अटलांटिक ओशन में एक लो प्रेशर बना, जिसकी वजह से वहाँ की विंड बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक वे से हो गई, और फिर यही लेके आई हैं क्या, कदक्कल लेके आई हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपके ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी आपसे पूछ सकता है कि क्या ये किसी लोकल विंड की वजह से हुआ है। नहीं, ये किसी लोकल विंड की वजह से नहीं हुआ है, ये काफ़ी दूर विंड जनरेट हो रही थी उसकी वजह से हुआ है। इट इज़ नॉट कॉज्ड, ये ध्यान रखना है, ये लोकल विंड की वजह से नहीं हुआ है। ये आपसे एमपीपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। और जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। चलिए आगे देखते हैं। यही मैंने न्यूज़ पीस आपको बताया कि साउथ अटलांटिक ओशन में करीबन 25 मार्च को, ये भी ध्यान रखना है, 25 मार्च को ये लो प्रेशर एरिया बना था, और जिसकी वजह से टाइड्स की हाइट क्या हो रही हैं, 11 मीटर तक ऊपर चली जा रही हैं। तो ये लो प्रेशर कब क्रिएट हुआ था साउथ अटलांटिक ओशन में, ये क्रिएट हुआ था 25 मार्च को, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइड्स इतनी भयंकर स्थिति लाके खड़ा कर चुकी हैं इंडिया के कोस्ट लाइन की तरफ, ठीक है। तो ये इनकॉइस ने ही बताया है और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ही बताया है। तो सुनामी और कदक्कल में कलकदल में क्या फ़र्क है, ये भी जानना ज़रूरी है। देखो सुनामी पहली बात तो जापानीज़ वर्ड से बनी है। सुनामी का मतलब क्या होता है, पोर्ट टाइड्स, ये एक जापानीज़ वर्ड है पहली बात तो। और ये किस तरह से कॉज होता है, ये अर्थक्वेक या टेक्टोनिक मूवमेंट जो ओशन सरफेस के नीचे हो रहे होते हैं उनकी वजह से होता है। तो कॉज ड्यू टू अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक मूवमेंट बिलो द सी लेवल। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास, जो कि मैंने यूपीएससी उत्कर्ष पे कवर किया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास ताइवान में और जापान में
अभी भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, जिसकी वजह से सुनामी की वार्निंग भी दे दी गई है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली हम देख रहे हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में जो डेंस प्लेट है वो लाइटर प्लेट के नीचे जा रही होती है, निस्खलन या सबडक्शन उसका हो रहा होता है। इस वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादातर समुद्र तल के नीचे हो रहा होता है कि मोटी जो भारी प्लेट होती है वो हल्की प्लेट के अंदर जा रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमें काफ़ी हद तक वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, साथ ही साथ सुनामी देखने को मिलती है। तो जब भी ओशन लेवल, ओशन सरफेस के नीचे ऐसी कोई भी फिनोमिनन हो रही है जो कि इम्पैक्ट कर सकती है वहाँ के वाटर्स को, डीप वाटर में होती है ये, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे सुनामी आ जाती है। तो ये अर्थक्वेक से संबंधित होता है। अगर मैं बात करूँ कलद्दकल की, कलक्कदल की अगर बात करें तो ये किस वजह से होती है, ये एनर्जी जब ट्रांसफर होती है हवा से, एयर से पानी में, तब होती है। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय एयर इन ओशन वाटर्स। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये मलयालम वर्ड से बनी है, मलयालम, यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों पूछ सकता है, मलयालम वर्ड से बनी है, जिसका मतलब होता है थीफ फ्रॉम द ओशन, थीफ फ्रॉम द ओशन। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी हमसे ये पूछ सकता है। तो अगर एमपीपीएससी हमसे पूछता है तो हम सुनामी और कलक्कदल का डिफरेंस बता देंगे। कलक्कदल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो भारत में मौजूद है, उसका काम क्या है कि जब भी किसी भी प्रकार का एक डिज़ास्टर आता है तो उसको मैनेज करना होता है। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पूरी तरह से स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये कार्य सौंप दिया है कि आपको ये देखना है कि किसी भी प्रकार की अगर सुनामी या भूकंप या कुछ भी वहाँ आ रहा है, कोई भी आपदा आ रही है, इवन कलक्कदल आ रहा है, तो उसको आपको मैनेज करना है। तो अगर हम बात करें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, तो कब आया था ये? इट वॉज इनैक्टेड आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004। क्या आया था हमारे पास? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आई थी, इसी एक्ट ने बनाई है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ये अथॉरिटी कब आई है? ये आई है 26 दिसंबर 2005, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन एमपीपीएससी हमसे पूछ सकता है, इसलिए हम रेडी रहेंगे इसके लिए। ठीक है, उसके बाद इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन नेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं ऑन द नेशनल लेवल। अगर हम बात करें ये काम क्या करती है, ये स्ट्रैटेजी बनाती है कि मिटिगेशन कैसे करना है डिज़ास्टर का, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता कितनी बनाई जा सकती है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। ये पॉलिसी मेकिंग भी करती है, और ये 3 स्तर से काम करती है। सबसे पहले तो नेशनल लेवल पे नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, फिर होती है स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो राज्य के स्तर पर डील करती है, और फिर आती है फाइनली डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो 3 स्तर पे ये काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आज हमने ये समझ लिया कि कलक्कदल
होता क्या है और किस प्रकार से ये सुनामी से अलग है। और अब हम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे जो कि MPPSC में पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब मैं उन बच्चों का नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने लास्ट मेरे क्वेश्चन का सही उत्तर बताया था, ताकि आप इसका भी सही उत्तर बता सकें। तो मैंने जब भोजशाला कॉम्प्लेक्स का इशू कवर किया था तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर किया है। तो चलिए मैं बता देती हूँ, धार वहाँ का सही आंसर है। राहुल सिंह ठाकुर ने सही आंसर दिया। एक और मैंने मौखिक प्रश्न पूछा था कि किसके कंटेम्प्रेरी थे राजा भोज, तो राजेंद्र चोल का भी आंसर सही दिया है। शिवांगी ने दिया है ये, साक्षी ने भी सही आंसर दिया है, करुणा ने भी सही आंसर दिया है। वेरी गुड करुणा। साथ ही साथ और बच्चों ने भी दिया है। थैंक यू पारस सो मच। शिवांगी, शुभी ने भी आंसर दिया है। वेरी गुड। अब इसका आंसर भी आपको देना होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं आपके नाम लूँगी। व्हेन वॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? 2003, 2004, 2005 और 2006, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आप बाकी क्लासेस को भी ऐसे ही फॉलो करें। कैसा आपको ये क्लास कैसी लगी वो आप ज़रूर बताएं। कोई भी सजेशन है वो भी दें। धन्यवाद।